हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएस 003 भारत लोकतंत्र विकास का चैप्टर 21 क्षेत्रीय असंतुलन को करेंगे। ये चैप्टर आपका क्षेत्रवाद से रिलेटेड है टोटली। तो इसमें आपको क्षेत्रीय असंतुलन से कुछ ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि क्या बताना इसमें। इसमें सब कुछ क्षेत्रवाद के बारे में है, किस तरीके से भाषाई तौर पर क्षेत्र अलग हो रहे हैं और उनमें इनबैलेंस हो रहा है, जातीय तौर पर, भौगोलिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर किस तरीके से अपनी क्षेत्र के लिए अलग मांगे कर रहे हैं लोग, स्टेट्स। तो उससे रिलेटेड ये चैप्टर है सारा। इसमें चैप्टर 21 रीजनल इनबैलेंसेस। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ऐतिहासिक तौर पर किस तरीके से क्षेत्रवाद की यह रीति चलती आई है और अब हाल फिलहाल में क्या आंदोलन चल रहे हैं क्षेत्रवाद को लेकर, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सिर्फ लाइक करके भी ये प्रकट कर सकते हैं कि आपको ये अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है आपको। अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट, तो ये नोट्स हैं देखकर मुझे लग रहा है कि ये मुझे शेयर करने चाहिए किसी दोस्त के पास या किसी अपने फेलो एमपीएस स्टूडेंट के पास। तो आप उनको शेयर कर सकते हैं कि हाँ, ये मदद कर सकता है उसको भी। तो आप उनकी भी मदद कीजिए। चलो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। क्षेत्र और क्षेत्रवाद की अवधारणा पहले देखते हैं क्या है। क्षेत्र एक भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक विशेषताओं के आधार पर परिभाषित एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई यानी एक भौगोलिक इकाई है, यानी एक जमीन का टुकड़ा है इन चीजों से आधारित। साझा पहचान, मूल्यों, भाषा, रीति रिवाजों, इतिहास और आकांक्षाओं वाला समूह क्षेत्र कहलाया जा सकता है। भारत में क्षेत्रों को राज्य, संघ शासित प्रदेशों या उप क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है और किया गया है। क्षेत्रवाद देख लेते हैं। क्षेत्रीय पहचान और हितों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने की राजनीतिक विचारधारा को क्षेत्रवाद कहते हैं। क्षेत्रीय स्वायत्तता यानी क्षेत्र की स्वतंत्रता चाहने वाले, अधिकारों की स्वतंत्रता चाहने वाले किसी क्षेत्र में, और संसाधनों के लिए मांग करने वाले, उसमें भी क्षेत्रवाद का उपयोग किया जाता है। कोई क्षेत्र अपने अधिकारों की मांग कर रहा है या संसाधनों के लिए मांग कर रहा है या अपने क्षेत्र की अलग होने की मांग कर रहा है, आजादी के लिए मांग कर रहा है, तो वो भी क्षेत्रवाद के अंदर आता है। भारत में क्षेत्रवाद विभिन्न रूपों से मौजूद है, जैसे भाषाई, जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक। भाषाई आधार पर भी हो जाता है। किसी क्षेत्र में एक भाषा के लोग बहुत सारे होते हैं तो कहते हैं कि हमें अपने स्टेट अलग करना है, इस भाषा के, जैसे तेलंगाना इसका एक अहम उदाहरण है जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इस चैप्टर में हमारे जो 3 विचारक हैं उन्होंने क्षेत्रवाद के बारे में बोला है, तो उनके देख लेते हैं। तो रईसुद्दीन खान है, प्रसिद्ध समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक है। भारतीय क्षेत्रवाद को सांस्कृतिकवाद कहा है इन्होंने, कि बहुत सारी संस्कृति हैं इसमें, इस देश में, और बहुलवाद के रूप में देखते हैं। ये बहुत सारी विविधताएं हैं, बहुत सारी संस्कृति हैं, तो इसमें क्षेत्रवाद होना एक अहम कार्य रोल निभाता है। इतनी सारी संस्कृतियों का होना, इतने सारे धर्मों का होना। उनका मानना है कि क्षेत्रवाद भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करता है और विविधता का सम्मान भी करता है। इनकी एक पुस्तक है ए रीजन एंड रीजनलिज्म इन इंडिया, जो रईसुद्दीन खान के नाम द्वारा लिखी गई है। तो इनको ये मैंने एक एक बुक भी इनकी इसमें ऐड कर दी। आपकी किताब में भी थी ये बुकें, इनके नाम, तो आप इनको भी याद रख दीजिए कि रेफरेंस के तौर पर आप डाल सकते हैं कि उसमें उन्होंने इस अपनी बुक में इन क्षेत्रवाद का जिक्र किया था। उसमें इन्होंने बहुलवाद यानी बहुसांस्कृतिकवाद का रूप में भारत को माना था। प्रोफेसर रजनी कोठारी एक राजनीतिक वैज्ञानिक और लेखक हैं। भारतीय क्षेत्रवाद को असमान विकास और अन्याय का परिणाम मानते हैं। उनका मानना है कि क्षेत्रवाद को केंद्र और क्षेत्रों के बीच संवाद के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। उनकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, अंडरस्टैंडिंग कंटेम्परेरी चेंज, ये उनकी पुस्तक है। फिर एक और विचारक है मायरन विनर, तुलनात्मक राजनीतिज्ञ और भारतीय विशेषज्ञ थे। भारतीय क्षेत्रवाद को सांस्कृतिक स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकार की मांग के रूप में देखते थे। उनका मानना है कि क्षेत्रवाद को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से शांतिपूर्ण हल किया जा सकता है। उनकी पुस्तक है द इंडियन डायलेमा, ए स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बाय मायरन विनर। कुछ उदाहरण है क्षेत्रवाद के। भाषाई तरीके में क्षेत्रवाद, जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा के लोग आंदोलन, बंगाल में बंगाल भाषा के लिए आंदोलन। जातीय क्षेत्रवाद, असम में असमिया लोगों द्वारा यूएलएफए आंदोलन किए गए थे। नागालैंड में नागा लोगों द्वारा एनएससीएन आंदोलन किए गए थे। धार्मिक क्षेत्रवाद, जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विशेष दर्जे की मांग के लिए आंदोलन किए गए थे। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रवाद एक नकारात्मक घटना नहीं है, ये कोई ऐसी बुरी घटना नहीं है। ये एक सांस्कृतिक विविधता और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान करती है। अब देख लेते हैं औपनिवेशिक काल में क्षेत्रवाद, भारत, ऐतिहासिक उत्पत्ति और उदाहरण। कुछ उदाहरण और भारत में किस तरीके से औपनिवेशिक काल से इसमें परिवर्तन होते हुए आए। ब्रिटिश शासन ने भारत में क्षेत्रवाद को जन्म देने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यह भूमिका निभाई थी।
उन्होंने क्योंकि फूट डालो की नीति थी, जो उनकी फूट डालो शासन करो की नीति का इस्तेमाल करके विभिन्न समुदायों को विभाजित किया था। प्रांतीय शासन प्रणाली ने क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया। ये विभाजनकारी नीतियां थी कुछ। आर्थिक शोषण, विभिन्न क्षेत्रों का असमान विकास हुआ, जिससे कुछ क्षेत्रों में दूसरों की तुलना में अधिक गरीबी और पिछड़ापन हुआ। अफीम युद्ध और नमक कर जैसी नीतियों ने क्षेत्रीय असंतोष को बढ़ावा दिया था। सांस्कृतिक प्रभाव, पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों को बढ़ावा दिया गया, जिसमें पारंपरिक संस्कृतियों और पहचानों को कमजोर किया गया। भारत विभाजन धार्मिक आधार पर क्षेत्रीय विभाजन का एक चरम उदाहरण था। कुछ उदाहरण: बंगाल विभाजन 1905, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर उसे पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में विभाजित किया। इस विभाजन ने बंगाली समुदाय के बीच असंतोष और विरोध को जन्म दिया तथा विभाजन के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए और 1911 में विभाजन को रद्द कर दिया गया। इस घटना ने क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया। दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन, उत्तर भारत के हिंदी भाषी वर्चस्व के खिलाफ द्रविड़ आंदोलन और संस्कृति के संरक्षण के लिए आंदोलन किए गए। दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान द्रविड़ पहचान और संस्कृति को लेकर एक आंदोलन शुरू हुए। यह आंदोलन तमिलनाडु में विशेष रूप से प्रभावी था। द्रविड़ कन्नम और द्रविड़ मुन्ने कन्नम डीएमके जैसे राजनीतिक दलों ने क्षेत्रीय पहचान और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन बाद में भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय पार्टियों का उदय के कारण बना। मराठा और सिख आंदोलन, सिखों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों की मांग। मराठा और सिख समुदायों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने क्षेत्रीय और सांस्कृतिक पहचानों को सुदृढ़ किया। मराठा नेताओं ने अपने क्षेत्र की राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए संघर्ष किए। सिख समुदायों ने भी अपने धार्मिक और क्षेत्रीय पहचानों की रक्षा के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। अब कुछ देख रहे थे भारत में क्षेत्रवाद के आधार 1950 से 1960 के दशक में। भारत में स्वतंत्रता के बाद 1950-60 के दशक में क्षेत्रवाद की धारणा कैसे विकसित हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रमुख कारक थे, इसे कहानी के रूप में समझने में मैंने इस तरीके से लिखा है इसको क्रम वाइज कि तो आपको एक स्टोरी टाइप लगे। आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक और संघीय ढांचे को अपनाया, जिससे देश के विभिन्न क्षेत्रों का विकास के समान अवसर मिल सके। लेकिन स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में इस क्षेत्रवाद की भावना ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। यह कहानी एक नई आजाद हुई भूमि की है, जहां अलग अलग क्षेत्रों के लोग अपनी विशिष्ट पहचान और भाषा और संस्कृति के संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी, जब आजाद हुआ था तो बहुत सारे धर्म, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां थी, तो उन सभी को अपने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अलग अलग संघर्ष करने लगे थे आजादी के बाद कि हमें एक आजाद देश तो हो गए हम, अब हमें अपनी भाषा के लिए लड़ना है। एक समय की बात, एक क्षेत्र था जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता है। इसमें तेलुगु बोलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में थे। ये लोग चाहते थे कि उनकी भाषा और संस्कृति का सम्मान मिले। कोट्टी श्री रामुलु नामक एक प्रमुख नेता ने तेलुगु भाषी राज्य की मांग की। उन्होंने अपनी मांग के लिए भूख हड़ताल शुरू की और उनकी मौत के बाद देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अतः 1953 में आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भाषाई पहचान क्षेत्रीय राजनीति में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। राज्यों को पुनर्गठन और पुनर्गठन आयोग, यह देखा गया कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण संभव है, तो अन्य क्षेत्रों ने भी इसी प्रकार की मांगे उठानी शुरू कर दी। 1953 में राज्यों का पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, गठित किया गया सरकार द्वारा। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिससे भाषा के आधार पर कई नए राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। ये महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने क्षेत्रवाद की भावना को बल दिया। फिर देख लेते महाराष्ट्र और गुजरात संयुक्त राष्ट्र आंदोलन। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में मुंबई एक प्रमुख आर्थिक केंद्र था, जिसमें जहां बहुत ज्यादा व्यापार होता था, बंदरगाह था, जिसमें मराठी और गुजराती बोलने वाले लोग बड़ी संख्या में रहते थे। मराठी भाषा वाले लोग चाहते थे कि महाराष्ट्र में मुंबई जाके मिले, हमारी जो मुंबई शहर हो महाराष्ट्र में आके मिल जाए। जबकि गुजराती भाषा लोग चाहते थे कि गुजरात में मुंबई को रहना चाहिए, मुंबई गुजरात के अंदर आएगा। पर 1960 में इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल किया गया और गुजरात को एक अलग राज्य बनाया गया। पंजाब का भाषाई विभाजन। पंजाब में सिख समुदाय की महत्वपूर्ण संख्या थी, जो पंजाबी भाषा और सिख संस्कृति को संरक्षित करना चाहते थे। उन्होंने पंजाबी भाषी राज्य की मांग की। 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से अलग कर नए राज्यों का निर्माण किया गया। इसमें पंजाबी भाषी राज्य का निर्माण हुआ और क्षेत्रवाद की भावना को और बल मिला। ये कुछ उदाहरण हो गए जिससे आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से क्षेत्रवाद क्या करता है और किस तरीके से क्षेत्रों को अलग करते हैं, अपने अपने अधिकारों का, अपने अपनी भाषा के आधार पर अलग हुए, इतने स्टेट्स बने। अब देखें तो कुछ वर्तमान में कुछ वृद्धि जो चलती आई हैं उनका देख लेते हैं, उदय किस तरह से हुआ क्षेत्रवाद का। क्षेत्रवाद ने भारत की राजनीति और समाज में हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन हाल के दशकों में इसके नए रूप उभर कर सामने आए। चलिए उनको देखते हैं एक बारी। 1990 के दशक, आर्थिक उदारीकरण और क्षेत्रीय राजनीति का उदय। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने आर्थिक उदारीकरण की दिशा में कदम बढ़ाए। इस आर्थिक परिवर्तन ने क्षेत्रीय असमानता को उजागर किया और कई राज्यों को असंतोष का सामना करना पड़ा। असंतोष पैदा हुआ कई राष्ट्रों में, क्योंकि कई देश बहुत विकसित हो गए, कई स्टेट बहुत विकसित हो गए, कई स्टेटों तक बिल्कुल भी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई, जैसे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड।
उत्तराखंड के लोग अपने क्षेत्र की विशिष्ट पहाड़ी संस्कृति और विकास की अनदेखी को लेकर असंतुष्ट थे। लंबे वर्ष और आंदोलनों के बाद 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। झारखंड इसी अवधि में, इसी समयकाल में 10 जैसे 1990 से 2000 के बीच में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ। आदिवासी बहुल झारखंड क्षेत्र ने लंबे समय से अपनी सांस्कृतिक पहचान और विकास की मांग की, जिसे 2000 में पूरा किया गया। फिर 2000 से 2010, 2000 के दशक क्षेत्रीय दलों का उभार, जैसे कि 2010 में बहुत सारे दल स्थानीय मुद्दों की पहचान की राजनीति पर जोर देते हुए उभरे। तेलंगाना आंदोलन, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना क्षेत्र के लोग अपने आर्थिक, सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, जिसे तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने इस आंदोलन को नेतृत्व किया। अर्थात 2014 में तेलंगाना का नया राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग होकर। विदर्भ आंदोलन, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी विकास की अनदेखी और आर्थिक असमानता को लेकर असंतोष बढ़ा। विदर्भ को एक अलग राज्य बनाने की मांग पर जोर पकड़ने लगी, हालांकि इसे अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। 2010 का दशक, असम और पूर्वोत्तर का मुद्दा। पूर्वोत्तर यानी पूर्व के जो भी उत्तर के हमारे देश हैं, पूर्व उत्तर के, जैसे बोडोलैंड, असम में बोडो समुदाय लंबे समय से बोडोलैंड के गठन की मांग कर रहा है। बोडो समझौता 2020 के बाद बोडो समुदायों को अधिक स्वायत्तता मिली, लेकिन अलग राज्य की मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है। मणिपुर और नागालैंड में भी क्षेत्रीय असंतोष और स्वायत्तता की मांगे समय समय पर उभरती रही हैं। इन क्षेत्रों की शांति और विकास के लिए विशेष समझौतों और स्वायत्तता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। ये बिल्कुल मैंने छोटे से छोटा लिखने की कोशिश की है हर एक चीज, वैसे तो बहुत बड़े बड़े, अगर इनको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, आपको इनका अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। जब भी आप इसके मेन चीज के बारे में आ जाए, मणिपुर और नागालैंड के बारे में, आंदोलन के बारे में बताइए, क्षेत्रवाद से किस तरीके से प्रभावित हुए हैं ये, तो इनको आपको थोड़ा एक्सपेंड करके ही लिखना होगा। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और ज्यादा, तो इनको आप एक बार पढ़ लीजिए, तो जो मैंने इनमें नोट्स में छोटे करके दिए हुए आपको। हाल के उदाहरण जैसे कुछ हैं, गोरखालैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन ने पिछले कुछ वर्षों में जोर पकड़ा। दार्जिलिंग और आसपास के क्षेत्र में गोरखा समुदाय अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। 2017 में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा भी हुई थी, लेकिन यह मांग अभी तक पूरी नहीं की गई। महाराष्ट्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में आर्थिक असमानता और विकास की अनदेखी को लेकर असंतोष बढ़ा है। यह क्षेत्र भी समय समय पर अलग राज्य की मांग उठाता रहा है। अब देख लेते हैं क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था भारत संदर्भ में। क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का तात्पर्य यह है कि किस प्रकार क्षेत्रीय समानताएं, आर्थिक विकास, संसाधनों का वितरण और राजनीतिक निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। भारत जैसी विविधतापूर्ण देश में यह और भी जटिल और महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ हम भारत में क्षेत्रवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को कुछ प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे या कोशिश करेंगे। तेलंगाना का गठन और आंध्र प्रदेश, ये मुख्य और अहम पॉइंट्स हैं क्षेत्रवाद को समझने के लिए। आप क्षेत्रवाद को समझ रहे हैं। तेलंगाना का गठन, आंध्र प्रदेश जैसे पहले अलग हुआ था, बना था, और उसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बना था। तेलंगाना का संघर्ष इस बात का प्रमुख उदाहरण है कैसे क्षेत्रीय समानताएं और संसाधनों का वितरण राजनीतिक बदलाव का कारण बन सकते हैं। आर्थिक असमानता, आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र अपनी उपेक्षा को लेकर लंबे समय से असंतुष्ट था कि उसको भाई अभी तक हमें जितना पैसा हम और स्टेट्स पे लगाया जा रहा है और आसपास के राज्यों पर लगाया जा रहा है, उतना हम पर नहीं लगाया जा रहा। यहाँ की जनता का कहना था कि हैदराबाद जो तेलंगाना का हिस्सा था से जो राजस्व का अधिकांश हिस्सा आंध्र प्रदेश के अन्य हिस्सों में खर्च किया जाता था। राजनीतिक आंदोलन, तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस ने इस मुद्दे को उठाया और बड़े पैमाने पर आंदोलन किए। 2014 में उदाहरण सहित तेलंगाना को अलग रूप से मान्यता दी गई, अलग राज्य की। इसके परिणाम इस विभाजन ने तेलंगाना के लोगों को अपने आर्थिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण दिया और क्षेत्रीय समानताओं को कम करने का प्रयास किया। गुजरात और महाराष्ट्र औद्योगिकरण, गुजरात और महाराष्ट्र का विकास इस बात का उदाहरण है कि कैसे आर्थिक नीतियां और क्षेत्रीय राजनीति एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। गुजरात 2000 के दशक में गुजरात ने अपने उद्यमशीलता और औद्योगिक नीतियों के कारण तेजी से आर्थिक विकास किया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य ने व्यापार और निवेश को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए। महाराष्ट्र, मुंबई जैसे महानगरों की वजह से महाराष्ट्र भी आर्थिक रूप से समृद्ध रहा। यहाँ भी निवेश और उद्योगों की स्थापना ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत किया। राजनीतिक प्रभाव, दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने विकास मॉडल को बढ़ावा दिया और इससे अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरणा मिली। इसे क्षेत्रीय समानता को कम करने और राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। पूर्व के भारत के राज्य जैसे असम, मणिपुर, नागालैंड क्षेत्रीय समानता और राजनीतिक उपेक्षा का सामना करते रहे हैं। आर्थिक उपेक्षा यानी पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचे की कमी है, विकास परियोजनाओं की धीमी गति है के कारण असंतोष बढ़ा रहता है। वहां पर यहाँ की जनता ने क्षेत्रीय समानता यानी क्षेत्रीय पहचान और स्वायत्तता की मांग उठाई है कि हमें क्षेत्रीय पहचान मिले, हमें अलग स्टेट मिले और एक स्वायत्तता में बिल्कुल स्वतंत्रता मिले। राजनीतिक आंदोलन, बोडोलैंड, असम में बोडो समुदाय का आंदोलन और नागालैंड में अलग राज्य की मांग इस बात का उदाहरण है कि कैसे क्षेत्रीय समानता राजनीतिक उथल पुथल के कारण बन सकती है। सरकारी प्रयास,
केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जैसे कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिससे इन क्षेत्रों की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। बिहार और झारखंड विभाजन क्षेत्रवाद में आर्थिक विकास की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अन्य उदाहरण है। झारखंड का गठन 2000 में बिहार से अलग होकर हुआ। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था। यहाँ बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन थे, लेकिन विकास की कमी और आर्थिक उपेक्षा से ग्रस्त था। राजनीतिक असंतोष। झारखंड के आदिवासी समुदायों ने लंबे समय से अलग अलग राज्य की मांग की थी, ताकि वे अपने संसाधनों पर अधिक नियंत्रण कर सके और विकास की गति को बढ़ा सके। परिणाम, झारखंड के गठन के बाद राज्य ने अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर विकास की दिशा में कदम उठाए, हालांकि इसे अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बस इस चैप्टर में इतना ही। और चैप्टर का थोड़ा कंक्लूजन देख लेते हैं। भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति अर्थव्यवस्था इस बात को दर्शाती है कि कैसे क्षेत्रीय समानता और संसाधनों का असमान वितरण राजनीतिक और आर्थिक बदलाव का कारण बन सकते हैं। तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में झारखंड के उदाहरण हमें यह समझने में मदद करते हैं कि क्षेत्रीय पहचान, आर्थिक विकास और राजनीतिक निर्णय कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्रीय असंतुलन को समझने और उन्हें दूर करने के लिए समावेशी और संतुलित विकास नीतियों की आवश्यकता को भी उजागर करता है। भारत का संघीय ढांचा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान और विकास की आवश्यकता को मान्यता मिलती है। इस चैप्टर में इतना ही। अगर इस चैप्टर की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।